वेरिएशन इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। स्टूडेंट इसी टॉपिक से इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इसी टॉपिक से हमें पता चला था डिफरेंट टाइप्स के कुछ मटेरियल्स का, और जो भी मटेरियल्स हमने देखे थे उन्हीं मटेरियल को हम जेनेटिक मटेरियल कह सकते थे। अभी इसी जेनेटिक मटेरियल का इम्पोर्टेंट इनहेरिटेंस के लिए है, वेरिएशन के लिए है, ये हमें ऑलरेडी पता चला था। यानी कि जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो इसे हम इनहेरिटेंस कह सकते थे। तो आज हमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देखना है, तो उसी टॉपिक के लिए हम इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन टॉपिक का थोड़ा बेस लेने वाले हैं। चलो टॉपिक की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। टॉपिक नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, आज का टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इसी टॉपिक से हमें नीट एग्जाम के अंदर 4 या 8 मार्क्स लेना है। अभी टॉपिक की शुरुआत हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स करने वाले हैं, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे तो उसी के अंदर सबसे फर्स्ट वाला जो कैरेक्टर है उसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। यानी कि हमारे टॉपिक की शुरुआत होती है जेनेटिक मटेरियल के कुछ कैरेक्टर से। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के कुछ कैरेक्टर हमें वहां पर देखना है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, जेनेटिक मटेरियल के कैरेक्टर देखना है, टॉपिक की शुरुआत करना है, तो सबसे फर्स्ट वाला जो कैरेक्टर है वो है जेनेटिक मटेरियल हैज कैपेसिटी टू रेप्लिकेशन। मींस जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट हो सकता है, मींस इट शुड रेप्लिकेट, उसी के अंदर रेप्लिकेशन की कैपेसिटी है। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल म्यूटेशन बना सकता है, मींस म्यूटेशन की भी कैपेसिटी इसी की है। उसके बाद म्यूटेशन के बाद हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में और बता सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल इनहेरिटेंस कर सकता है, यानी कि इनहेरिटेंस की कैपेसिटी उसी के अंदर है। जेनेटिक मटेरियल के अंदर वेरिएशन की भी कैपेसिटी है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट हमें दिए वाला है, फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए वाला है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिशन कैरेक्टर बताता है, यानी कि इसके अंदर कैपेसिटी है ट्रांसमिशन की, और उसके बाद इसी के अंदर कैपेसिटी है स्टूडेंट ट्रांसलेशन की। अब ट्रांसलेशन क्या होता है ये हम थोड़ी देर में पता करने वाले हैं। उसके बाद हमें ट्रांसक्रिप्शन भी यहाँ पर दिखता है, ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या है ये भी हम थोड़ी देर में पता करने वाले हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जेनेटिक मटेरियल के। अब जेनेटिक मटेरियल जब हम देखते हैं तो उससे पहले हमें देखना है न्यूक्लिक एसिड क्या है। अब न्यूक्लिक एसिड हमें देखना है, तो स्टूडेंट न्यूक्लिक एसिड शुरुआत करने से पहले हम न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिन के नाम से जानते हैं। अब न्यूक्लिन क्या है, न्यूक्लिन, और जो न्यूक्लिन नाम हमें ऑलरेडी दिया है वो न्यूक्लिन नाम फ्रेडरिक मिशर इन्होंने दिया हुआ है, फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, इस साइंटिस्ट के नाम से हम न्यूक्लिन को जानते हैं। अब न्यूक्लिन का मीनिंग है स्टूडेंट इनसाइड टू द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, इनसाइड टू न्यूक्लियस। ठीक है, इनसाइड टू न्यूक्लियस इसी का मतलब होता है न्यूक्लियन। सबसे फर्स्ट जो डिस्कवरी दी थी न्यूक्लियन की वो डिस्कवरी दी है फ्रेडरिक मिशर इन्होंने, और फर्स्ट सेल से ये डिस्कवरी हमें मिली है। ये डिस्कवरी 1869 से दी वाली है। तो इसी डिस्कवरी को लेकर आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि न्यूक्लिन जो है वो न्यूक्लिन न्यूक्लिक एसिड है, और यही न्यूक्लिक एसिड टर्म जो दी थी वो दी थी अल्टमन ने, अल्टमन। ठीक है, अल्टमन 1889 को बताते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में, यानी कि न्यूक्लिन जो है उसे हम न्यूक्लिक एसिड कहेंगे, इसी का नेचर एसिडिक है, तो इसलिए अल्टमन उसे न्यूक्लिक एसिड बताते हैं। अब इसी न्यूक्लिक एसिड को लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है दो डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड है। उसके अंदर फर्स्ट वाला है डीएनए, और जो अनदर है उसे कहेंगे आरएनए। इसी तरह से दो डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड वहां पर
मिलते हैं। स्टूडेंट डीएनए और आरएनए के बारे में सोचते हैं तो आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस को हेल्प करता है और डीएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, या फिर ज़्यादातर एनिमल्स के सेल के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ये हमें पता चलता है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक की शुरुआत होती है कंपोजिशन से। अभी एक्चुअली कंपोजिशन जो दिए वाला है वो न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन है, वो देखेंगे और हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। और न्यूक्लिक एसिड क्या है इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो न्यूक्लिक एसिड देखेंगे तो उसी न्यूक्लिक एसिड का हमें सबसे फर्स्ट कंपोजिशन देखना है। सो कंपोजिशन के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट्स दिखते हैं, और जो फर्स्ट वाला कंटेंट है उसे पेंटोज शुगर कहेंगे, पेंटोज शुगर। और जो अनदर स्टूडेंट जो है वो है नाइट्रोजन बेस, N2 बेसिस। N2 बेसिस के बाद थर्ड वन जो दिए वाला है उसे फॉस्फेट ग्रुप कहेंगे। तो इतने सारे कंटेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े। अब देखो ये तीनों स्ट्रक्चर के बाद कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं तो एक एक पॉइंट हम क्लियर देखने वाले। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे पेंटोज शुगर क्या है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट जो पेंटोज शुगर यहाँ पर दी वाली है वो पेंटोज शुगर कुछ इस तरह से है। पेंटोज शुगर क्या हमें दो डिफरेंट टाइप्स दिखाई देते हैं, और दोनोदोनों के अंदर जो फर्स्ट वाली टाइप है उसे हम कहेंगे डीऑक्सीराइबोज शुगर। फर्स्ट है डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, उसके बाद डीऑक्सीराइबोज शुगर के बाद अनदर जो स्ट्रक्चर है वो है ऑक्सीराइबोज शुगर। सेकंड वन वाली जो है उसे हम कहेंगे ऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, इसी तरह से दो टाइप के हमें शुगर मिलते हैं। जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है उसी के अंदर 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो 5 कार्बन इसी के अंदर होते हैं। उसके बाद एक ऑक्सीजन वहां पर है, एक ऑक्सीजन वहां पर दिखाई देता है। तो इसी तरह से ये स्ट्रक्चर मिलता है। अब देखो स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो कुछ इस तरह से हमें रिंग का स्ट्रक्चर मिलता है। ऑक्सीजन उसी के अंदर है, ऑक्सीजन के साथ इस तरह से हमें रिंग मिल रही है, और ये जो रिंग है वो कुछ इस तरह से है, और रिंग का स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट किया है हमने। अब इसी रिंग के स्ट्रक्चर के साथ कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसी तरह से हमें 4 कार्बन वहां पर मिलते हैं। जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ग्रुप दिखाई देता है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन ग्रुप है। इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ग्रुप है। लेकिन जो हमें स्ट्रक्चर देखना है वो डीऑक्सी के लिए देखना है, तो डीऑक्सी के लिए हम थोड़ा चेंज बनाते हैं। अब चेंज क्या है स्टूडेंट इसी स्ट्रक्चर के अंदर, तो एक सिंपल सा बहुत आसान सा चेंज वहां पर है डीऑक्सी के लिए। अभी यहाँ पर हमें एक ऑक्सीजन डिफिशिएंट बनाना है, एक ऑक्सीजन कम करना है, तो हमने यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम कर दिया। अब देखो ये स्ट्रक्चर बन गया डीऑक्सी का। उसके बाद ऑक्सीराइबोज शुगर के अंदर सेम ऑक्सीजन जैसे को वैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर है, इस तरह से पेंटोज शुगर रिंग दिखाई दे रही, और ये पूरा रिंग का स्ट्रक्चर बन गया। रिंग का स्ट्रक्चर सेम है जैसा कि डीऑक्सी के अंदर दिखाई देता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और इस तरह से हाइड्रोजन ग्रुप है, यहाँ पर थोड़ा चेंज है, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप है स्टूडेंट, और यहाँ पर भी हमें हाइड्रोजन ग्रुप दिखाई देता है। इस तरह से फिफ्थ नंबर CH2OH यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है हाइड्रोजन ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर बन गया रिंग का। दोनों स्ट्रक्चर हमें सेम है, सिर्फ डीऑक्सीजन ऑक्सीराइबोज शुगर के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन डिफिशियंसी है, और यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन ग्रुप कंप्लीट दिखाई देता है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ है। तो इसी तरह से हमें दो टाइप के शुगर रिंग वहाँ पर दिखाई देते हैं, जो पेंटोज शुगर रिंग है। उसके बाद हम नाइट्रोजन बेस की तरफ बढ़ते हैं। अभी नाइट्रोजन बेसिस भी वहाँ पर हमें दो डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं। ठीक है, जिसे हम N2 बेसिस कहेंगे। N2 बेसिस में हमें कितने टाइप के मिलते हैं? दो। जो फर्स्ट वन वाला है स्टूडेंट, तो सबसे फर्स्ट हम इनके सब डीएनए देखेंगे। डीएनए के अंदर जो फर्स्ट वन वाला है नाइट्रोजन बेस, उसी के अंदर प्यूरिन्स होता है, और प्यूरिन्स के अंदर हमें एडेनाइन मिलता है, एडेनाइन, और एडेनाइन के बाद जो अनदर है वो तो है ग्वानाइन। तो इसी तरह से ग्वानाइन भी मिलता है। ये
दो बेसिस। उसके बाद पिरीमिडीज वहां पर दिखाई देता है, और पिरीमिडीज के अंदर भी हमें कुछ स्ट्रक्चर अलग से दिखते हैं। पिरीमिडीज के अंदर सबसे फर्स्ट है साइटोसिन, और साइटोसिन के साथ बनेगा थायमिन। इसी तरह से ये दो स्ट्रक्चर। अगर स्टूडेंट आरएनए के बारे में हम सोचेंगे तो आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस मिलते हैं उसके अंदर फर्स्ट वाला प्यूरिन है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं, प्यूरिन सेम है। प्यूरिन के अंदर एडेनाइन भी है, ये भी सेम है। एडेनाइन के बाद ग्वानाइन है, ये भी सेम है। ग्वानाइन के बाद स्टूडेंट हमें पिरीमिडीज के बारे में सोचना है, तो पिरीमिडीज के अंदर हमें थोड़ा चेंज दिखाई देता है। पिरीमिडीज के अंदर क्या चेंजेस है? पिरीमिडीज के अंदर सबसे फर्स्ट है स्टूडेंट साइटोसिन, ये तो कॉमन है, डीएनए के अंदर भी कॉमन है और आरएनए के अंदर भी कॉमन है। लेकिन जो थायमिन था, थायमिन रिप्लेस होकर वहां पर यूरेसिल बन गया, यानी कि थायमिन रिप्लेस विद यूरेसिल, नाइट्रोजन बेसिस का थोड़ा अलग नेचर वहां पर हमें दिखाई देता है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हमें फॉस्फेट ग्रुप दिखाई देता है कंपोजिशन के अंदर, और जो थर्ड वन है उसे हम फॉस्फेरिक एसिड भी कहेंगे या फिर फॉस्फेट ग्रुप कहेंगे। जो आने वाला फॉस्फेट ग्रुप है वो किस तरह से देखो, तो फॉस्फेट ग्रुप के अंदर देखो सबसे फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन ग्रुप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ग्रुप है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन ग्रुप है। तो ये बन गया H3PO4, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड से आने वाला ये स्ट्रक्चर है। तो ये कंपोजिशन है न्यूक्लिक एसिड का। अब इतना कंपोजिशन होने के बाद हमें और कुछ इंपॉर्टेंट बातें वहां पर देखना है, और सबसे फर्स्ट हम इंपॉर्टेंट बात देखने जा रहे हैं, तो इसी के अंदर हमें देखना है न्यूक्लियोटाइड्स। सर न्यूक्लियोटाइड्स क्या है और न्यूक्लियोसाइड क्या है, ये दोनों बातें हमें पता होना बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं टॉपिक की, तो हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें आगे चलकर देखना है डीएनए क्या है, तो इसीलिए हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये हमें देखना है। अब न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के अंदर हमें कंपोजिशन के फॉर्म में 3 डिफरेंट पार्ट्स वहां पर दिखते हैं, और जो कंपोजिशंस वहां पर है वो सेम है स्टूडेंट, जैसा अभी हमने देखा है। उसी के अंदर पेंटोस शुगर है, उसी के अंदर नाइट्रोजन बेस भी है, और इसी के अंदर स्टूडेंट थर्ड वन वाला जो पार्ट है जिसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप। तो इसी तरह से तीनों कंपोजिशन वहां पर न्यूक्लियोटाइड के अंदर दिखाई दे। अब स्ट्रक्चरली न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार से, तो यहाँ पर देखो पेंटोस शुगर आइसोटोप दिखाई दे रही है, इसी के लिए इसी के साथ एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, तो क्वेश्चन आने की वजह से हम इसे डिटेल में निकालेंगे। ठीक है, अभी देखो ये पेंटोस शुगर है, यहाँ पर कार्बन नंबर फर्स्ट था, तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस अटैच है इसी को, और इधर के साइड को हमें फॉस्फेट ग्रुप मिलता है। तो ये टोटल स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लियोटाइड का। इसी के अंदर स्टूडेंट पेंटोस शुगर ये बन गई, ये हो गया नाइट्रोजन बेस। लेकिन नाइट्रोजन बेस को अटैच करने के लिए हमें वहां पर एक बॉन्ड दिया था, और जो बॉन्ड है वो इस तरह से। अब इसी बॉन्ड को हम लेबल करेंगे, तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये एग्जाम में पूछने के चांसेस है स्टूडेंट, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ये एग्जाम में पूछा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो बॉन्डिंग दिखाई दे रही है वो है फॉस्फोडाइस्टर। ठीक है, तो इसी तरह से फॉस्फोडाइस्टर की बॉन्डिंग हमें दिखाई दी। ये टोटल स्ट्रक्चर बन गया न्यूक्लियोटाइड का। इसी को लेकर अनदर जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, वो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसाइड का। अब न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर कौन सा है, देखो सबसे फर्स्ट हम स्ट्रक्चर निकालते हैं न्यूक्लियोसाइड का। टाइड हो गया, अभी हमें देखना है न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर क्या है, तो इसी के अंदर हमें दो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स दिखते हैं। फर्स्ट वाला है पेंटोस शुगर रिंग और दूसरा है नाइट्रोजन बेस। ये दोनों कंटेंट वहां पर है, यानी कि इसका मतलब क्या है, तो इसी कंटेंट के साथ यहाँ पर हमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं दिखता, यानी कि हम स्ट्रक्चर निकालेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा, और इसी के अंदर हमें ओनली ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दिखाई देता है। ये स्ट्रक्चर बन गया, ये नाइट्रोजन बेस है, और इसे ज्वाइन करने के लिए, बॉन्डिंग करने के लिए जो बॉन्ड है वो है ग्लाइकोसाइड। ठीक है, तो इसी तरह से ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। अब ये हमने क्यों देखा, इसलिए देखा क्योंकि स्टूडेंट हमें देखना है जेनेटिक मटेरियल, और जो जेनेटिक मटेरियल हमें देखना है, तो उसी जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर हम सबसे फर्स्ट डीएनए को डिस्कस करेंगे,
और उसके बाद हम आरएनए को भी डिस्कस करेंगे। और ये दोनों स्ट्रक्चर जैसा कि न्यूक्लियोटाइड रिस्पॉन्सिबल है डीएनए फॉर्मेशन के लिए, न्यूक्लियोसाइड रिस्पॉन्सिबल है डीएनए फॉर्मेशन के लिए, आरएनए फॉर्मेशन के लिए भी ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इसी टॉपिक से हमें इतना सब कुछ इम्पोर्टेंट पता चलता है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें देखना है डीएनए एक्चुअली क्या है। डीएनए की भी रिएक्शन हम वहां पर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट हमने टॉपिक के अंदर क्या देखा। सबसे पहले हमने टॉपिक के अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इसी टॉपिक की शुरुआत की थी। टॉपिक हमारे लिए नीट एग्जाम में 8 मार्क्स देने वाला है। 8 मार्क्स यानी कि 2 क्वेश्चन वहां पर आ सकते हैं। उसके बाद स्टेट बोर्ड के अंदर इसी टॉपिक से हमें 5 मार्क्स मिलने के चांसेस है। अभी सबसे फर्स्ट देखो, जेनेटिक मटेरियल के कुछ कैरेक्टर्स हमने देखे हैं। उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट हो सकता है, उसके अंदर म्यूटेशन कैपेसिटी है, वेरिएशन कर सकता है, उसके बाद इनहेरिटेंस कर सकता है, उसके बाद ट्रांसमिशन कैरेक्टर बता सकता है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन भी कैरेक्टर उसी के अंदर होते हैं। उसके बाद हमने न्यूक्लियन के बारे में डिस्कस किया। न्यूक्लियन जो टर्म है वो फ्रेडरिक मिशन इन्होंने ऑलरेडी दी थी। फ्रेडरिक मिशन ये फर्स्ट सेल से डिस्कवरी देते हैं। फर्स्ट सेल की डिस्कवरी 1869 से आई वाली। अभी 1869 को मिलने वाली ये जो डिस्कवरी है स्टूडेंट, तो यही डिस्कवरी को लेकर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है किस प्रकार से फ्रेडरिक मिशन न्यूक्लियन के बारे में बताते हैं। उसके बाद अल्टमैन साइंटिस्ट जो है वो 1889 को हमें डिस्कवरी देते हैं। तो वो जो डिस्कवरी है वो है न्यूक्लिक एसिड की। उसके बाद डीएनए और आरएनए के बारे में पता चला। न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या है, तो पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजन बेस है, फॉस्फेट ग्रुप भी वहां पर होता है। अब डीऑक्सीराइबोज शुगर है और राइबोज शुगर, इसी तरह से पेंटोज शुगर कुछ टाइप्स वहां पर हमें दिखाई देते हैं।